हेलो स्टूडेंट्स। जब हमारे पास स्टडी करने के लिए बहुत सारे आंकड़े होते हैं, मतलब समंक होते हैं, तो क्या कम समय में उस बहुत सारे समंकों का हम स्टडी या अध्ययन कर पाएंगे? तो जवाब होगा नहीं। देखिए, जब हमें कम समय में स्टडी करना हो और दूसरी बात होती है कि जो स्टडी करना है उसके लिए हमें ओरिजिनल या 100% एक्यूरेट डेटा की ज़रूरत नहीं होता है। बस हमें स्टडी करना है, कुछ साइंटिफिक रूल्स वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। तो ऐसे समय में मान लीजिए हमारे पास स्टडी एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और हमें क्लास के बारे में जानकारी है कि क्लास में पढ़ाई कैसे चल रही है, टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। पहला तरीका है कि क्लास में जाते हैं और 100 के 100 स्टूडेंट का हम क्या ले लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आता है, उसके माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, रिजल्ट ले लेते हैं। तो ऐसे में 100 के 100 बच्चों का टेस्ट लेके उसका अध्ययन करने के बाद क्लास के बारे में बताना, ये तो हो जाएगा हमारा कौन-सा, जो मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया, दैट इज़ संगणना। लेकिन ये तभी होता है जब हमें हर एक बच्चे के बारे में इंडिविजुअल रिजल्ट चाहिए। अब होता क्या है, हमें केवल क्लास के बारे में जानकारी चाहिए कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 100 बच्चों की स्टडी ना करके क्लास में जाते हैं, 100 में से किसी 10 बच्चे को खड़ा कर देते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और बता देते हैं। अगर सही जवाब देते हैं उस हिसाब से बताते हैं कि क्लास का रिजल्ट एक्चुअली में कैसा होता है। ऐसा ही होता है ना, जब प्रिंसिपल सर जांच करने आते हैं तो हर एक बच्चे का टेस्ट थोड़ी ना लेते हैं। 2-4 स्टूडेंट को खड़ा कर दिया, क्वेश्चन पूछ लिया, जवाब दिया, अच्छे जवाब दिए, क्लास अच्छा है, कम जवाब दिए, क्लास खराब है। तो यही होता है कि ना, कि 100 की जगह केवल 10 बच्चों का हमने क्या किया, टेस्ट लिया। यानी कि 100 आंकड़ों में से हमने केवल 10 ऐसे आंकड़े निकाल लिए जो इन 100 के बारे में बताता है। तो इस 10 डेटा को हम क्या बोलते हैं, निदर्शन बोलते हैं, या फिर दूसरे अर्थ में बोला जाता है प्रतिदर्श, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सैंपलिंग, यानी कि सैंपल। ठीक है। अब सैंपल का मतलब होता है सैंपल, जो हमारे पास कुल आंकड़े होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। ठीक है ना, कि हमारे पास जो संपूर्ण इकाइयां होती है, उन इकाइयों में से कुछ इकाइयों को चुनना, जिसको ऐसी इकाइयां होती है जो संपूर्ण इकाइयों का प्रतिनिधित्व करे, उसे हम निर्देशन कहते हैं। और ये किसी चीज को स्टडी करने का बहुत ही आसान और वैज्ञानिक तरीका होता है, जहां कम समय में हम अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, तो लिखा क्या है, निर्देशन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम सभी इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चयन अनेक स्वीकृत कार्य विधियों की सहायता से इस प्रकार करते हैं कि चुनी गई इकाइयां संपूर्ण विशेषताओं का प्रतिनिधित्व कर सके। मतलब 10 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, पूरी क्लास के बारे में बताए, तो वो होता है, क्या होता है, निर्देशन एंड की सैंपल बोल। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं डिटेल से। तो यहाँ पर थोड़ा अर्थ देखते हैं। कुछ को देखकर सबके बारे में अनुमान लगा लेने की विधि। मान लीजिए हमारे पास ये डेटा है, ठीक है ना, ये डेटा है। अब हमें इस पूरे डेटा का स्टडी करना है। अब इस पूरे डेटा को स्टडी करने के लिए ना हमारे पास समय है ना धन है। अब सारे डेटा के बारे में नहीं पता था, हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ एक ग्रुप को चुन लेते हैं। मान लो ये वाला ग्रुप ले लिया, 4 डेटा हमने ले लिया, इन चारों के बारे में अब स्टडी करेंगे। तो ये क्या है, ये जो 4 होते हैं इसको बोलते हैं प्रतिनिधि। क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि। और सांख्यिकी में इसी प्रतिनिधि आंकड़े को हम बोलते हैं सैंपल, कि जो इस पूरे के बारे में बताता हो। ठीक है ना, मतलब सब में से कुछ का चयन, वो भी जो इस सब की विशेषताओं को प्रतिनिधित्व करती हो। ठीक ना, मान लो इसमें आधे लड़के हैं आधे लड़कियां हैं, तो इसमें से 2 लड़कियां ले लिया और 2 लड़के ले लिया। ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संक्षेप में कहे थे, समग्र में से चुने गए कुछ को जो समग्र की उचित प्रतिनिधित्व करता है, उसे हम निर्दर्शन कहते हैं, उसे हम सैंपलिंग कहते हैं, या फिर दूसरी लैंग्वेज में उसको प्रतिदर्श कहते हैं। अब निदर्शन के बारे में जो है, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, सांख्यिक विद्वानों ने अपना अलग अलग मत प्रदान किया। जैसे गुडे एवं हॉट के अनुसार एक निर्देशन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कि किसी विशाल संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि होता है, यानी कि विशाल आंकड़ों का एक छोटा प्रतिनिधित्व ही हमारा निदर्शन या सैंपल होता है। दूसरा, फेयर चाइल्ड के अनुसार निर्दर्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विशिष्ट समग्र में से निश्चित संख्या में व्यक्तियों, विषयों एवं निरीक्षणों को निकाला जाता है। ठीक है ना,
कि आपके पास जब हमारे पास एक बहुत बड़े आंकड़े होते हैं और सभी को पढ़ना संभव नहीं होता है, तो ऐसे में एक निश्चित संख्या उसमें से चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे विषय हो, उसको निकाल लिया जाता है और उसका स्टडी किया जाता है। ठीक है ना? सिन पाओ यांग के अनुसार एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि अंश होता है। प्रोफेसर ए.पी. श्रीवास्तव के अनुसार संपूर्ण में से अध्ययन के लिए प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों के चयन करने की विधि का नाम निदर्शन है कि सब में से कुछ-कुछ कैसे चयन किया जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को ही निदर्शन के नाम से जाना जाता है। और बोगार्ड्स के अनुसार निदर्शन रीति एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के वर्ग में जो एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव करता है। समझ में आ गया? सबका एक ही कहना है कि बहुत सारे आंकड़ों में से उसकी विशिष्टताओं को देखते हुए कुछ आंकड़ों को चुन लेना और उसके अनुसार पूरे आंकड़ों का रिजल्ट बताना, अध्ययन करना ही निदर्शन होता है। ठीक है? अब थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है निदर्शन की विशेषताओं के बारे में। निदर्शन की कौन-कौन सी प्रमुख विशेषताएँ हैं? तो विशेषताओं का मतलब सबसे पहला, निदर्शन संपूर्ण सामग्री का एक प्रतिनिधि अंश होता है। जो भी सैंपल हम चुनते हैं, जो भी प्रतिदर्श हम चुनते हैं प्रतिनिधि, वो क्या होता है ना, संपूर्ण आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, निर्देशन का स्वरूप समग्र के अनुरूप में छोटा होता है। यहाँ पर इसका जो साइज़ होता है, मान लो हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं, 100 में से एक निश्चित आंकड़े यानी कि 10 या 20 आंकड़े चुन लेते हैं। निर्देशन में शुद्धता अधिक मात्रा में होनी चाहिए। जो निर्देशन आने चाहिए, वो फेयर तरीके से आने चाहिए। उसमें एक त्रुटि रहित चुनाव होना चाहिए। और दूसरा, निदर्शन हमेशा जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी मान लीजिए हमें कबड्डी टीम चुनना है स्कूल के स्टूडेंट में से, तो कबड्डी टीम हमें उस टीम को चुनना है, ऐसे खिलाड़ी को लेना है जो एक्चुअली में जो कबड्डी खेलते हों। इसका मतलब निर्देशन हमेशा विषय या फिर जो उद्देश्य है उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसी के अनुसार होना चाहिए। ठीक है? समझ में आ गया? अब कुछ चीज़ें और है जो पढ़ना है, जैसे निर्देशन के लाभ क्या होता है? इसके प्रमुख लाभ की बात करते हैं। ये विधि कम खर्चीली विधि होती है क्योंकि इसके अध्ययन के लिए हमें सारे आंकड़ों की इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम केवल कुछ को एज ए सैंपल इकट्ठा कर लेते हैं। इसके अध्ययन के लिए हमारे पास समय भी कम खर्च होता है। हमें बहुत अधिक, क्योंकि इंडिविजुअली हर एक के नहीं, हम यहाँ पर 10 इकाइयों का अध्ययन नहीं करेंगे, 100 इकाइयों का अध्ययन नहीं करेंगे। 100 में से एक इसकी प्रतिनिधि यानी कि केवल 10 इकाइयों यानी कि 100 की जगह 90 लोगों का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। 10 से ही बाकी लोगों के बारे में पता चल जाएगा। अधिक गहन अध्ययन, इसके द्वारा क्योंकि हमारे पास संख्या में कम होती है, हमारे पास आंकड़े कम होते हैं, तो कम आंकड़ों का अध्ययन हम आसानी से गहनता पूर्वक कर सकते हैं, बारीकी से कर सकते हैं। और नेक्स्ट है शुद्ध निष्कर्षों की प्राप्ति। निर्देशन के द्वारा जो निष्कर्ष निकलते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। क्यों? क्योंकि जो आंकड़ों का एकत्रीकरण होता है वो एक वैज्ञानिक प्रतिक्रिया द्वारा होती है, प्रक्रिया द्वारा होती है, जिससे जो आंकड़े हमारे उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। सूचनाओं की प्राप्ति में से जो सूचना हमें चाहिए उसको हम जल्दी और आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है। और नेक्स्ट है प्रशासनिक सुविधा, क्योंकि इस पद्धति में संख्याओं की समस्या, जो अध्ययन करते हैं उनकी संख्या कम होती है, तो ऐसे में अध्ययन भी आसानी से और सरलतापूर्वक हो जाता है। ठीक है ना? क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट थे इसके। इसके अलावा इसकी कुछ दोष भी है, सीमाएँ जिसको बोलते हैं। सबसे पहली बात तो है क्योंकि बहुत सारे आंकड़ों में से कुछ आंकड़ों को चुना जाता है, तो ऐसे में आंकड़े के चुनाव करते वक़्त प्रतिदर्श के चुनाव में पक्षपात की संभावना बनी रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैंने कहा कि स्कूल के स्टूडेंट से हमें कबड्डी मैच का चुनाव करना है। तो हो सकता है आपके स्कूल में कबड्डी मैच खेलने वाले 50 बच्चे हों, लेकिन हमें टीम में केवल 11 मेंबर चाहिए, तो 50 में से 11 मेंबर चुनने के लिए हो सकता है जो चुनाव करने वाला हो, वो केवल उन्हीं स्टूडेंट को चुनो जो उनका प्रिय हो। तो पक्षपात की संभावना यानी कि पार्शियलिटी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनी रहती है। नेक्स्ट, विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। हर कोई निर्देशन प्रक्रिया को, सैंपलिंग को पूरा नहीं कर सकता, उसके लिए जानना समझना ज़रूरी होता है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रतिनिधि निर्देशन के चुनाव में कठिनाइयाँ होती है। अगर हमें सैंपल का चुनाव करना है, तो ये चुनाव कैसे करना है, कितने आंकड़ों में से कितना इकट्ठा करना है, किस तरह से करना है, ठीक है ना? कौन सी विधि का प्रयोग करना है, इन सब चीज़ों के बारे में पहले सोचना पड़ता है, ठीक?
अब बात करते हैं निदर्शन पालन में कठिनाई। इस प्रणाली में कठिनाई के आधार पर निष्कर्ष निकालने के अनुसंधानकर्ता को कठिनाई होती है, क्योंकि हमने सबका तो स्टडी किया नहीं। हमने केवल कुछ का स्टडी, कुछ के आधार पर सबके बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो सैंपलिंग होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सैंपलिंग के अगर प्रकार की बात करते हैं कि जो सैंपल चुने जाने हैं वो किस आधार पर चुने जाने हैं, जो प्रतिदर्श हमके चुने जाने हैं उसका बेसिक पॉइंट क्या होगा, तो इसको कुछ वर्गों में बांटा गया है। जैसे सविचार या उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, दैव निदर्शन, विस्तृत निदर्शन, मिश्रित व स्तृत निदर्शन और अन्य प्रकार, जिसमें आता है कोटब निदर्शन, बहुचरण निदर्शन, बहुस्तरीय निदर्शन, सुविधानुसार निदर्शन, स्वयं निर्वाचित निदर्शन और क्षेत्रीय निदर्शन। ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अब थोड़ा डिटेल्स के जब पढ़ते, सबसे पहला साविचार या उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, डेलिब्रेट या देखिए क्या होता है ना, ये एक ऐसा टाइप है जहां पर आंकड़ों में से जो सैंपल चूज किए जाते हैं ये पूरी तरीके से अनुसंधानकर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से के आंकड़े इकट्ठा करना चाहता है। ठीक है ना, मतलब इसमें जो अनुसंधान करता है अपने अकॉर्डिंग, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने उद्देश्यों के आधार पर, अपने लक्ष्य के आधार पर उद्देश्यों का चुनाव करता है। ठीक है ना, जिसके लिए जहोदा एवं कुक ने कहा था, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के पीछे यह आधारभूत मान्यता होती है कि उचित निर्णय तथा उपयुक्त कुशलता के साथ व्यक्ति निर्देशन में सम्मिलित करने हेतु उन मामलों को चुन सकता है तथा इस प्रकार ऐसे निदर्शनों का विकास कर सकता है जो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार संतोषजनक हो। मतलब एक निर्देशन जब भी आंकड़े चुनाव करता है वो ये देखता है क्या ये आंकड़े, ये सैंपल मेरे प्रोजेक्ट के लिए, मेरे उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, तभी क्यों, वरना ऐसे डेटा कभी नहीं निकलेगा जो उसके उद्देश्य की पूर्ति ना करे। दूसरा है दैव निर्देशन। दैव निर्देशन का मतलब होता है दैव योग। ये एक ऐसी प्रणाली होती है जहां पर जितने भी आंकड़े होते हैं उस आंकड़ों में से सैंपल चूज करने में हर एक किसी को बराबर बराबर क्या होता है, अवसर प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर किसी एक को ज्यादा वरीयता या महत्व नहीं दिया जाता जैसे कि उद्देश्यपूर्ण में किया जाता है। यहाँ पर सबको एक समान होता है। ठीक है ना। हॉर्पर ने इसके अनुसार कहा कि एक दैव निर्देशन वह निर्देशन है जिसका चयन इस प्रकार हुआ हो कि समग्र की प्रत्येक इकाई को सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त हो। मान लो आपके पास 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने हैं, तो ऐसे में 100 के 100 को पता है कि ये मुझसे पूछ लेंगे, मुझे पूछ लेंगे, मुझसे पूछ लेंगे। लेकिन वहीं पर क्या होगी, चलो हमारे 100 स्टूडेंट, इसमें से हमें कुछ स्टूडेंट के लिए पाँच, तो कुछ बच्चों को पता, अरे मैं तो बेकार स्टूडेंट, मुझे तो चुना है, कुछ के लिए तो अच्छे बच्चे चुने, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है पता चलती है। दैव निर्देशन में सबको एक समान बराबर तरीके से जो है अवसर प्राप्त होता है चुने जाने का। ठीक है, मतलब इस पद्धति में, कौन सी पद्धति, दैव निर्देशन की पद्धति में इकाइयों को निर्देशित रूप में स्थान मिलेगा। यह अनुसंधान करता है कि विशिष्ट झुकाव या इच्छा पर नहीं अपितु पूर्ण रूप से संयोग पर निर्भर करता है। अतः इस पद्धति के निर्देशन का चुनाव दैव योग पर आधारित होता है, मतलब पता ना चले किसको चुना जाना है। अब दैव निर्देशन के भी कई प्रकार होते हैं। उसके अगर टाइप की बात करते हैं तो सबसे पहले लॉटरी विधि है। लॉटरी विधि तो जानते हैं, यहाँ पर नाम या नंबर कागज के टुकड़ों में लिखकर चिटों के माध्यम से किसी बर्तन, बॉक्स वगैरह में इकट्ठा करके डाल दिया जाता है। फिर उसमें से एक, दो, तीन, जो भी जितनी लॉटरी चाहिए उसमें से निकाल ली, जिसका नाम होता है वो जीत जाता है। इसको लॉटरी, इसमें क्या होता है, पक्षपात की बिल्कुल संभावना नहीं होती है, बहुत ज्यादा लोग इस पर विश्वास करते हैं। कार्ड या टिकट प्रणाली, एक ही आकार, रंग, मोटाई वाले कार्ड या टिकटों पर समस्त इकाइयों के नाम व अंक की शामिल कर दिए जाते हैं। इन सबको एक ही ड्रम में डाल के हिलाया जाता है। सेम उसी तरह का है कि यहाँ पर कागज में टुकड़े, यहाँ पर क्या था, टिकट वगैरह कुछ बना के उसका नाम डाल दिया, फिर उसमें से निकाला जाता है। ये इस आल्सो टाइप ऑफ लॉटरी विधि। मिश्रित अंकन प्रणाली। अब मिश्रित अंकन प्रणाली क्या होता है, सामग्री की इकाइयों का क्रम डालकर सूची बना ली जाती है और जितनी इकाइयों का चयन करना है उनके अनुसार वर्ग अंतराल पर निर्देशन का चुनाव किया जाना है। जैसे हमारे पास 50 स्टूडेंट है तो 5 वाला का चुनना है, तो इसमें इसके लिए 10 लाइनें हम बनवा देते हैं। उसके बाद अपने अनुसार इसमें से जिस लाइन में से हमें बच्चे अच्छे लगते हैं उस हिसाब से यहाँ पर चुन लिया जाता है। डी, अनियमित अंकन प्रणाली। अनियमित अंकन मतलब जब टाइम से
इसमें समस्त इकाइयों की सूची बनाकर अनियमित तरीके से उनके विदर्श का चुनाव कर लेंगे। जितने हमें निर्देशन की चुनाव करना होता है, इस विधि में पक्षपात की संभावना हमेशा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि अपने लाइन लगा दी, मान लो ये 5 लाइन बना दिया, 6 लाइन, इन 6 लाइन में कितने स्टूडेंट है? 10-10 स्टूडेंट है और हमें चुना जाना है केवल केवल 10। ठीक है, तो किसको चुनेंगे? एक इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको। तो यहाँ पर किसी को भी चुना जा सकता है। ठीक है। ग्रिड प्रणाली, किसी क्षेत्र का सैंपल बनाने से इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान क्षेत्र का मानचित्र लेकर उस पर पारदर्शी ग्रिड रखते हैं और चुने हुए वर्गों से नीचे पड़ने वाले क्षेत्र में निशाना लगाते हैं। यही निर्देशन की कही है। मान लो मैप, हमें इंडिया के नक्शे का मैप करें, हमें क्या करना है? अनुसंधान करना है। गवर्नमेंट कहते ठीक है अनुसंधान करोगे, एक काम करते हैं, ग्रिड तैयार करते हैं। ग्रिड तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पर निशान लगाते हैं कि इस एरिया, अब इसके नीचे जो भी एरिया आएगा उस पर। फिर है टिपेट। टिपेट ने 4 अंकों वाली 10,400 संख्याओं को एक पुस्तक के विविध पृष्ठों में लिखा। विभिन्न पृष्ठों पर आवश्यक नंबर लिखे जाते हैं और टिपेट की आजकल बहुत ज़्यादा कि नंबरों के आधार पर जिसका जहाँ पर नंबर आ गया उसी आधार पर वो चुन लिया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं विस्तृत निर्देशन प्रणाली। इस पद्धति के अनुसार अनुसंधान की उन सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, अनुसंधानकर्ता की सरलता सुविधा प्राप्त हो जाए। मतलब इसके अनुसार जो इकाइयां अनुसंधानकर्ता को अध्ययन के लिए पहले प्राप्त होती है, यहाँ पर उसी का प्रयोग किया जाता है। जबकि मिश्रित तथा स्तरित निर्देशन में क्या होता है? मिश्रित तथा स्तरित निर्देशन पद्धति सविशार अथवा उद्देश्यपूर्ण निर्देशन एवं दैव निर्देशन पद्धतियों का सम्मिलित। इसमें क्या होता है ना, जो उद्देश्यपूर्ण, हमारा जो उद्देश्य है और जो दैव, इन दोनों के बीच का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना। पहले डेटा को जो है दैव पद्धति के आधार पर अरेंज कर लिया जाता है, फिर उसके प्रयोग करते हुए उसके लाभों को, गुणों को देखते हुए फिर उसमें से अपने अकॉर्डिंग डेटा को चुनाव कर लिया जाता है। ठीक है। प्रोफेसर सिन पावर ने इसके बारे में डेटा, इसको बहुत उतना जानने की जरूरत नहीं है आपको। अन्य प्रकार की बात करें तो इंपॉर्टेंट कोटा निर्देशन। कोटा में क्या होता है? एक ऐसा निर्देश जो आंकड़े होते हैं, उस आंकड़ों को एक विशेष गुण के आधार पर उनमें से चुने जाने वाले डेटा का कोटा फिक्स कर दिया जाता है। जैसे कहा जाता है कि यहाँ पर धान के बारे में पढ़ना है, हम कहते हैं धान के बारे में पढ़ना है, तो धान के बारे में डेटा केवल केवल 1 कुंटल ही हम यूज कर सकते हैं। तो जब अध्ययन के लिए जहाँ से आंकड़ों को एकत्रित करना है सैंपल, जब उन सब के बारे में हमें क्या करना होता है, एक नंबर हमारे पास क्या कर दिया होता है, फिक्स कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है, उसे हम कोटा निर्देशन के नाम से जानते हैं। बहुचरण निर्देशन की इस पद्धति के अंतर्गत अनुसंधान करते समय एक ही समय में कई महत्वपूर्ण समस्याओं का अध्ययन हेतु सामग्री एकत्र कर दी जाती है और बहुस्तरीय में इस इकाइयों का चुनाव अनेक स्तर पर किया जाता है। बहुस्तरीय निर्देशन पद्धति में अनुसंधान की इकाइयों का चुनाव क्षेत्रीय आधार पर किया, यहाँ पर क्षेत्रीय आधार पर किया जाएगा और यहाँ पर समस्या के आधार पर इसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सुविधा अनुसार निर्णय। ये सबसे आसान विधि होती है कि यहाँ पर अनुसंधान किया जाता है कि आपको जैसा अच्छा लगे वैसे ही डेटा कलेक्ट कर लो। ठीक है। तो ये है निर्देशन की प्रमुख विधियाँ। ठीक है ना, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। क्लासेस अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर देना। थैंक यू एंड बाय।